हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज की वीडियो में लेकर के आए हैं विद सेक्शन 13। सेक्शन 13 में हम बात करते हैं कि लाइसेंस किस प्रकार से दिया जाएगा, ग्रांट ऑफ लाइसेंस के बारे में। ओके, कि किस प्रकार से अप्लाइड होगा और किस प्रकार से ग्रांट किया जाएगा। तो सेक्शन 13 बात करता है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। मतलब अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको एक आवेदन देना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन जा करके देना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो ये क्या कहता है, देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 shall be made to the licensing authority and shall be in such form and contain such particulars and be accompanied by such fees as may be prescribed। सो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आपको लाइसेंस लेना है तो आपको एक एप्लीकेशन लेकर के जानी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, और वो ऐसे फॉर्म में, ठीक है, और ऐसे पर्टिकुलर्स के साथ में होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं यहाँ पर, विद इतनी फ़ीस होनी चाहिए जो वहाँ पर बताई गई है कि आपको ये फ़ीस वहाँ पर देनी पड़ेगी। ओके, तो ये जब आप देंगे उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही हैं, जो चैप्टर 2 में जब हमने लाइसेंस की बात करी है उनके बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। 3 रिक्वायरमेंट चाहिए एप्लीकेशन के लिए कि भाई वो ये फॉर्म होना चाहिए, वही पर्टिकुलर्स होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और वही पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वही डिटेल्स रिक्वायर होनी चाहिए, नेम, एड्रेस, पर्पस, ये सारी चीज़ें जो कि बताया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। उसके बाद फ़ीस भी वहाँ होनी चाहिए कि भाई जो फ़ीस इसमें लगेगी वो वहाँ पर आपने भरी हुई होनी चाहिए। अब इन सब के बाद आप अप्लाई कहाँ करोगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। कौन है ये, डीएम और पुलिस कमिश्नर। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, एक राजेश व्यक्ति है, उसको एक पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाता है, डिटेल्स देता है अपनी, नाम, एड्रेस, जो भी सारी चीज़ें, फीस, और सबमिट कर देता है वहाँ पर। तो क्या हुआ, इसने अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो कंसिडर करेंगे, वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद ही वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिफ्यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 एंड 2A, प्रोसेस ऑफ ग्रांट। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही रिसिप्ट जाती है एप्लीकेशन की तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बुलाती है। अब यहाँ पर शैल यूज़ होता है, दैट मीन्स मैंडेटरी है। ठीक है, बुलाती है रिपोर्ट को, किससे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आसपास का पुलिस स्टेशन है उसके नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज को बोलते हैं कि भाई एक ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आई है, आप इसमें देखिए और एक रिपोर्ट तैयार करिए। और वो ऑफिसर जो है वो उसको रिपोर्ट को तैयार करेगा उस प्रिस्क्राइब टाइम में जो वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे इस पूरे सब सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं कि भाई जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, ऑफिसर इंचार्ज, और उतने टाइम में करेगा जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब टाइम दिया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें IMP है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली कैसे ये फॉर्मेट चलता है, एप्लीकेशन आती है, रिसीव हो गई, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी पूछती है पुलिस को कि भाई आप एक काम करो, इस पर रिपोर्ट बना दो। तो रिपोर्ट के लिए उन्होंने कह दिया। अब जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है, सारी चीज़ें देखती है, बैकग्राउंड चेक करती है, सब कुछ देख दाके कि भाई क्यों मांगा जा रहा है, तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है, ये करके फिर वो उसको भेज देती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो ये हुआ हमारा सबसेक्शन 2। अब आता है सबसेक्शन 2A। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिसीजन होगा। तो जैसे ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास उस इंक्वायरी के बाद अगर उनको लगता है कि इसमें कोई करनी चाहिए, अगर उन्होंने ऐसी कोई इंक्वायरी करी है, तो उस इंक्वायरी के बाद और वो रिपोर्ट आने के बाद जो पुलिस ऑफिसर ने भेजी है, उसके बाद उन दोनों ही चीज़ों को, इंक्वायरी को और उस पुलिस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद एक राइटिंग में ऑर्डर निकालेगा कि भाई या तो फिर वो दे रहे हैं उस लाइसेंस को उनको, या तो फिर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन को। तो दोनों में से एक चीज़ होगी। ओके, तो कैसे जाएगी प्रोसेस, पहले तो कंसिडर किया जाएगा पुलिस रिपोर्ट को, इंक्वायरी कंडक्ट करी जाएगी अगर ज़रूरी है उस केस में तो ही, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है हर केस में हो। उसके बाद रिटर्न ऑर्डर निकाला जाएगा, या तो फिर ग्रांट किया जा रहा है या फिर रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलेगी। वहीं पर एक आता है हमारा प्रोवाइज़ो, ये है एक्सेप्शन। इसमें कहा जा रहा है कि जब ऑफिसर इंचार्ज को कहा जाता है कि आप एक काम करिए, प्रिस्क्राइब टाइम में आप रिपोर्ट बना करके भेज देना, अब वो रिपोर्ट उसको उस प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं भेजता है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी
वो ऑर्डर कर सकती हैं विदाउट वेटिंग, जो उनको उस केस में सही लगे। उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको वेट करना ही पड़े। अगर पुलिस डिले कर रही है तो अथॉरिटी डिसाइड कर सकती हैं अपनी उस रिपोर्ट के बिना। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में जो प्रोवाइड क्लॉज ए है, तो यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जहाँ पर सेक्शन 3 में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मूथ बोर गन, ठीक है। तो ये कौन सी गन होती है? देखो गन ना दो टाइप की होती हैं, एक तो स्मूथ बोर होता है और एक ऐसी होती है इसमें ऐसे ऐसे करके छल्ले बने रहते हैं, तो क्या है गोली घूमते हुए जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर बात करी है स्मूथ बोर गन की। तो स्मूथ बोर गन के बारे में जिसका बैरल 20 इंचेस से कम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए और स्पोर्ट्स पर्पसेस के लिए, ठीक है। और अगर मजल लोडिंग गन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। तो इन दोनों ही केसेस में वो दी जा सकती है किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया को। अब इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी ग्रांट करेगी लाइसेंस अगर व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और स्मूथ बोर गन के बारे में अगर आया है तो 20 इंचेस से कम का नहीं होना चाहिए उसकी बैरल की लेंथ। और पर्पज़ क्या होना चाहिए? या तो फिर उसने प्रोटेक्शन के लिए लिए अपने, या फिर स्पोर्ट्स पर्पजेज़ के लिए लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स में उसको कोई कॉम्पिटिशन लड़ना है, कुछ है। अब उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मजल लोडिंग गन के बारे में बात करी जा रही है। अब ये कैसी होती है? देखो ये ऐसी होती है, यहाँ से जब फायर होता है तो यहाँ से उसको लोड किया जाता है, यहाँ से बारूद वगैरह डाले जाते हैं, यहाँ से छल्ले डाले जाते हैं, तो यहाँ से फायर होता है। तो ये वो वाली गन है। ये ट्रेडिशनल गन होती है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। अगर इसलिए ली जा रही है तो वो दी जा सकती है, ओके। अब यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मजल लोडिंग गन, तो मजल लोडिंग गन जो होती है वो अगर सफिशिएंट नहीं होती है तो वहाँ पर स्मूथ बोर गन ग्रांट की जा सकती है, उसके लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, ठीक है। देखो अगर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एक्सेप्शन आता है जहाँ पर मजल लोडिंग जो गन है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्रॉप्स के, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो ग्रांट कर सकती है स्मूथ बोर गन का लाइसेंस, ओके। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं क्लॉज ए की सेकेंड पॉइंट में बात करी जा रही है राइफल क्लब मेंबर्स के बारे में। सो इसमें बात करी जा रही है वो फायर आर्म्स जिनका यूज़ टारगेट प्रैक्टिस के लिए किया जाता है बाय द राइफल क्लब मेंबर्स और राइफल एसोसिएशन के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा, जिनको लाइसेंस दिया गया है या रिकॉग्नाइज किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस दे सकती है अगर राइफल क्लब मेंबर है, तो अगर वो मेंबर है ऐसी जगह का तो उसको दी जा सकती है। वहीं पर अगर क्लब जो है वो लाइसेंस होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पर्पज़ क्या है? टारगेट प्रैक्टिस। गन टाइप क्या है? फायर आर्म फॉर प्रैक्टिस। वहीं पर जब हम बात करते हैं बी नंबर के बारे में, क्लॉज बी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अदर केसेस के बारे में है कि कब ग्रांट किया जा सकता है। तो अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 में लाइसेंस की डिमांड करी जा रही थी ना, तो वहाँ पर किसी अदर केसेस में जहाँ पर लाइसेंस सेक्शन 4, 5, 6, 10, 12 में और 3 के अंडर में किसी अदर केसेस में, तो इन सभी सेक्शंस में लाइसेंस दिया जा सकता है अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि भाई जो व्यक्ति है वो किसी गुड रीज़न को लेकर के आया है उसको ऑब्टेन करने के लिए, और वो उन्हें लगता है कि भाई जो इसका रीज़न वो ऐसा है कि इनको दे देनी चाहिए। तो सेक्शन 3 में क्या होता है? अदर रीजंस, अदर टाइप के जो कंडीशंस हैं वहाँ पर उसको लाइसेंस चाहिए उसके लिए। ऑर्डनरीली जो फायर आर्म है वो अलग दिया जाता है, अगर वहाँ पर ऐसा कोई गुड रीज़न दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर अलग तरीके से दिया जा सकता है। वहीं पर सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं, तो नॉन फायर आर्म इन नोटिफाइड एरिया, मतलब नोटिफिकेशन में बता देते हैं कि भाई इस एरिया में आप कोई लाइसेंस नहीं दोगे, कोई व्यक्ति फायर आर्म नहीं रखेगा, और अगर उस एरिया में कोई ऐसा गुड रीज़न बता दिया जाए, शो कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी दिया जा सकता है। वहीं पर बिजनेस कर रहे हैं अगर आप इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पर भी गुड रीज़न शो करके दिया जा सकता है। मॉडिफिकेशन के लिए भी दिया जा सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी दिया जा सकता है, और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए भी दिया जा सकता है, अगर आपको वहाँ पर गुड रीज़न शो करने पर अलाउ किया जा रहा है तो ही। अब बात की जाती है कि गुड रीज़न क्या है। देखो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं प्रोटेक्शन। तो अगर हाई क्राइम एरिया है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो ज़रूरी है हमें दिया जाए। स्पोर्ट्स पर्पजेज़ के लिए राइफल क्लब, शूटिंग कंपटीशन, इनके लिए भी दिया जा सकता है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, और कलेक्शन के लिए भी। एंटीक फायर आर्म कलेक्टर भी होते हैं कई लोग,
तो उनको भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हम बात कर रहे हैं जब हम लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे सेक्शन 13 में, तो उसको रिफ्यूज़ कब कैसे किया जा सकता है उसको ग्रांट करने से, ठीक है। व्हेन लाइसेंस मस्ट बी रिफ्यूज्ड, ओके। सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या बात करता है, ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ल, जो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं उनके बारे में। सो ये कहता है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज़ करेगा, ये मैंडेटरी है ग्रांट करने से लाइसेंस को अंडर सेक्शन 3, 4, 5, जहाँ पर भी लाइसेंस रिक्वायर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एमिनिशंस। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि ये प्रोहिबिटेड आर्म्स होंगे और ये प्रोहिबिटेड एमिनिशंस होंगे, तो उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो लाइसेंस मांगा जा रहा है सब सेक्शन 3 में, 4 में, 5 में, तो अगर वहाँ पर वो इनके केसेस में लाइसेंस मांगते हैं तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज़ कर सकती है उनको देने से, ठीक है। तो अथॉरिटी यहाँ पर कैसे रिफ्यूज़ करेगी, सेक्शन 3 में पोजेशन के लिए चाहिए होता है आपको, अगर आप प्रोहिबिटेड आर्म्स के पोजेशन के लिए मांग रहे हो तो क्या उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, येस एग्जैक्टली किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर सेक्शन 3 में अगर पोजेशन के लिए किसी प्रोहिबिटेड एमिनिशन के लिए मांगा जा रहा है तो येस किया जा सकता है। सेक्शन 4 में नॉन फायर आर्म लाइसेंस के लिए, दैट मीन्स जो भी प्रोहिबिटेड एरिया में होते हैं बाहर, उसमें प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए कहा जा रहा है, कोई किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर लाइसेंस ग्रांट नहीं करोगे, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फायर आर्म नहीं लेकर के चलेगा, तो वहाँ पर अगर आपने अप्लाई किया है फॉर द प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एमिनिशन, तो वहाँ पर भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है। उसी प्रकार से 5 में कहा जा रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो प्रोहिबिटेड आर्म्स में और प्रोहिबिटेड एमिनिशन में, तो भी वहाँ पर आपको रिफ्यूज़ किया जा सकता है लाइसेंस देने से, ओके। प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एमिनिशन क्या क्या है, प्रोहिबिटेड आर्म्स में आती हैं मशीन गन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, मिलिट्री वेपन्स, वहीं पर प्रोहिबिटेड एमिनिशन में रॉकेट, बॉम्ब्स, ग्रेनेड, मिसाइल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हम पहले अच्छे से कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसका पूरा जो की पॉइंट है वो यही है कि जो प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं उनके लिए आपको कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, चाहे वो भले गुड रीज़न से आ रहा हो या कैसे भी आ रहा हो, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जब बस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे अंडर सेक्शन 7, केवल उस केस में दिया जा सकता है। इसके बाद आता है बी क्लॉज, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो भी अनफिट पर्सन है उनको कैसे रिफ्यूज़ किया जाएगा, तो पहले ये देख लीजिए, ये जो बी है ये क्या कहता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी अदर केसेस में जब चैप्टर 2 में मांगा जाता है लाइसेंस, ठीक है, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको इस एक्ट में या फिर किसी अदर लॉ में लाइसेंस एक्वायर करने से, अपने पास में रखने से, पोजेशन में रखने से या कैरी करने से किसी भी आर्म को, एमिनिशन को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, इस एक्ट में या फिर किसी अदर लॉ में, तो किसी लॉ में या इस लॉ में किसी व्यक्ति को मना ही कर दिया, तो आप उसमें उसके लिए लाइसेंस देके क्या करोगे, तो यहाँ पर उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का पर्सन है, पागल है, तो क्या उसको भी कर सकते हैं, यस उसको भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम लाइसेंस नहीं देंगे। और यदि कोई व्यक्ति अनफिट है लाइसेंस लेने से इस एक्ट के अंडर में, मतलब जो भी कंडीशन उसको फुलफिल करनी है वो कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है लाइसेंस लेने के लिए, तो कहा जाएगा कि भाई वो लाइसेंस लेने के लिए अनफिट है, तो क्या उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, यस उसको भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है। सो इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे, प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब 21 साल से जो भी छोटा व्यक्ति है उसको मना किया जा सकता है, वायलेंट ऑफेंडर को मना किया जा सकता है, अनसाउंड मतलब मेंटल इलनेस है किसी को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको, अनफिट फॉर एनी रीज़न, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, डेंजरस बिहेवियर है, पब्लिक के लिए थ्रेट है। वहीं पर जो सेकंड पॉइंट है इसका वो क्या कहता है, देखो रिफ्यूज़ल फॉर पब्लिक सेफ्टी, यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ या सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी, तो वहाँ पर भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है उसको देने के लिए। क्यों, जैसे ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपनी इंक्वायरी करवाती है या फिर रिपोर्ट मंगवाती है, उसको पता चलता है ये व्यक्ति आगे चल करके पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, पब्लिक सेफ्टी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो वहाँ पर उसको कह दिया जाएगा कि भाई हम आपको नहीं दे सकते हैं लाइसेंस। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें, देखो कम्युनल टेंशन हो सकती है उस एरिया में, हाई क्राइम एरिया है,
या फिर जो पर्सन है उसके राइवल्स हैं और एनिमीज़ हैं, तो वहाँ पर रिवेंज के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, या फिर कोई भी ऐसा एरिया है जो इमरजेंसी के अंडर में है, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मना किया जा सकता है। और वो व्यक्ति इन्वॉल्व है डिस्प्यूट्स में, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक पीस के लिए वो थ्रेट हो सकता है, तो वहाँ पर भी उसको मना किया जा सकता है। अब बात आती है सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 की, प्रोटेक्शन एंड रीजंस। तो सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि जब आप रिफ्यूज़ करोगे, ठीक है, तो आप रिफ्यूज़ केवल इस रीज़न से नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति है उसके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, पर्टिकुलर पोर्शन में प्रॉपर्टी नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट रिफ्यूज़, कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगी लाइसेंस ग्रांट करने से किसी व्यक्ति को, केवल इस ग्राउंड पर कि जो व्यक्ति है जिसने अप्लाई किया है वो ऐसी प्रॉपर्टी या खुद की प्रॉपर्टी उस सफिशिएंट मात्रा में जितना वो चाहते हैं वो पोजेस नहीं करता है, इस चीज़ की वजह से उसको नहीं किया जा सकता मना। ठीक है, कैन नॉट रिफ्यूज लाइसेंस बिकॉज द पर्सन इज पुअर और हैव नो प्रॉपर्टी, कि व्यक्ति गरीब है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, केवल हम इस वजह से उसको लाइसेंस देने से मना करते हैं, तो ये जो है ये नहीं होगा। इसी के साथ सबसेक्शन 3 आता है, इसमें क्या कहा जाता है, जब भी आप रिफ्यूज़ करोगे तो वहाँ पर उसके जो रीजंस हैं उनको रिकॉर्ड करोगे। तो जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज़ करेगी कि भाई हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे, तो वहाँ पर रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में उन रीजंस को कि भाई वो क्यों नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, उस रिफ्यूज़ल को। और अगर वो व्यक्ति चाहे, डिमांड करे, तो ब्रीफ सेंटेंस इस रीज़न का क्यों नहीं दिया जा रहा है उसको फर्निश किया जाएगा, ठीक है। और यदि वो जो रीजंस उसको बताना अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो भले ही वो स्टेटमेंट रोका जा सकता है, वरना उसको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन डिमांड पर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें क्या हो रही हैं, रिकॉर्ड किया जाएगा रीजंस को राइटिंग में, ब्रीफ स्टेटमेंट फर्निश किया जाएगा ऑन डिमांड, और एक्सेप्शन है अगर पब्लिक इंटरेस्ट कहता है तो नहीं भी दिया जा सकता। ओके,